नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। अ, कल एक बड़ी अजीब-सी बात हुई शाम को। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अचानक ये हुआ और उसके बाद से बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में भूचाल-सा आ गया। सब एक-दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे और ये इस्तीफ़ा सीधे राष्ट्रपति के पास पहुँच गया। और अब सुना जा रहा है कि आज सवेरे बड़ी हलचल थी। ये बात हो रही थी कि शायद प्रधानमंत्री उनको मनाएँ, तो शायद जगदीप धनखड़ जी मान जाएँ। लेकिन आज ये भी खबर आ रही है कि वो अब अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। इस पर कयास खूब लगाए जा रहे हैं। जब तक कोई साफ खबर नहीं आ जाती, कयास लगाए जाते रहेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीजेपी की राजनीति पर उनकी बड़ी अ, पैनी निगाह रहती है हमेशा। संदीप जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार राकेश जी। संदीप जी, कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। बताया तो स्वास्थ्य कारण इसके पीछे बताया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी को भी नहीं लगता कि ये उसकी वजह होगी। आपके हिसाब से आपने तो संसद को बड़े करीब से देखा है, संसद की कार्यवाही को। ये क्या वजह है इस इस्तीफे की? देखिए, ऐसी स्थिति में जहाँ पर जो व्यक्ति अभी कुछ घंटे पहले तक सदन के अंदर हो और एक्टिवली कार्यवाही में पार्टिसिपेट करता हो और अचानक शाम को उसका त्यागपत्र आता है और उसमें आधार लिया जाता है स्वास्थ्य कारणों का। स्वास्थ्य कारणों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि धनखड़ जी का अगर आप व्यक्तित्व देखें और क्रियाकलाप देखें तो भारत के विभिन्न हिस्सों में वह यात्रा करते रहते हैं, सभी सार्वजनिक महत्व के विषयों पे चर्चा में हिस्सा लेते हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस बुलाते हैं तो वहां भी वो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह पॉइंट जो उसमें रखा गया है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, शायद किसी भी व्यक्ति के लिए इस पर विचार कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि कुछ दिनों में एक आध बार वो हॉस्पिटल गए हैं, तबीयत थोड़ी बहुत उनको दिक्कत हुई है, लेकिन अचानक से अगर सदन की कार्यवाही के बाद उनका त्यागपत्र आता है तो इस पे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। और दूसरी बात, अगर स्वास्थ्य कारणों से होता राकेश जी, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संघ के लोगों को या मीडिया के लोगों को ही अंदर खाने पता चल जाता है कि हो सकता है आप त्यागपत्र देने धनखड़ साहब। लेकिन ऐसी भनक न किसी को लगी, न किसी को अंदेशा था। अब यहां पर बात आती है राकेश जी कि क्या कारण हो सकता है। क्या उन्हें दबाव में त्यागपत्र देने के लिए कहा गया या फिर उन्होंने दबाव बनाने के लिए त्यागपत्र दे दिया? यह दो विषय आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा, इस बात को तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है। और जिस तरह से वो मुखर होकर के सदन के अंदर अपनी बात रखते हैं, वह भी हम लोगों ने देखा है कि वह किसी से दबने, डरने और विपक्ष के प्रभाव में तो कतई नहीं आने वाले हैं। अब बात रही दबाव बनाने की, तो क्या उन्होंने दबाव बनाने के लिए त्यागपत्र दिया? तो ऐसा भी नहीं माना जा सकता। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति जी द्वारा उनका त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, यह जी। त्यागपत्र न स्वीकार किया जाना जो है अपने आप में दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात हुई है जिसको भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर इस्तीफा क्यों आ रहा है, त्यागपत्र क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दबाव दिया होता कि आप त्यागपत्र दीजिए, तो ऐसी स्थिति में तो सामूहिक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता, इतना समय तो नहीं लगता, या फिर सुबह 10 बजे तक हो जाता। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक त्यागपत्र उनका स्वीकार नहीं हुआ है। अब बात आ रही है कि क्या उनको मान मनोबल की बात चल रही है, तो निश्चित ही अगर स्वीकार नहीं किया गया है तो मान मनोबल की बात चल रही है। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या किन परिस्थितियों में हुआ है, इस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। मैं संदीप जी, बहुत सारी चीजें अगर आप देखें अखबारों में छप रही हैं कि अ, नड्डा और किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये दोनों, और नड्डा तो राज्यसभा में सत्ता दल के नेता हैं, तो बीएसी में ये गए नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में।
1 बजे एक बार मीटिंग थी, उसके बाद फिर चेयर ने 4:30 बजे रखी, 4:30 बजे भी नहीं गए दोनों, तो हो सकता है इसके लिए नाराज़ हों और बहुत बहुत तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, कोई तो बात है, ये व्यक्ति जो है, ये शख्स जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा है, ये बहुत नियम कानून पर चलने वाला व्यक्ति है। आपने हमने सबने देखा है, उन्होंने वो सदन की कार्रवाई कैसे चलाते हैं। और गुस्सा होना होता है तो इतनी वाहियात बात पर जो कल्याण बनर्जी ने कही थी उनके बारे में, वो उस पर गुस्सा होके उन्होंने कोई फैसला ले लिया होता बहुत पहले। लेकिन कोई ऐसी बात हुई है जो उनके दिल को लग गई है, इमोशनल आदमी है, ईमानदार आदमी है, मन से पक्के आदमी है और एक ठोकर में राज-काज, सत्ता, कुर्सी ये सब ठोकर मार देने वाले आदमी है, ऐसी उनकी शख्सियत है, आप मानेंगे इस बात को। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, इसमें कुछ तो विपक्ष की तरफ से तो हुआ नहीं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से ही कुछ हुआ। तो कुछ कयास लगाया जा रहा है क्या पार्टी के भीतर कुछ बातचीत या सरकार के भीतर कुछ बातचीत चल रही हो? देखिए, मैं पार्टी के लिए तो अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से चौंकाने वाला एक त्यागपत्र आया था जिसका नाम अभी आपने लिया। किरण रिजिजू साहब देश के कानून मंत्री थे अब ये और देखिए, खबर खबर आई है, अभी-अभी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जिसका नाम लिया किरण रिजिजू साहब का, वो कानून मंत्री हुआ करते थे और वो मुखर होकर के न्यायपालिका के प्रति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रति या कानूनी सिस्टम के प्रति खुल करके बोला करते थे। फिर अचानक से उनका त्यागपत्र हो गया। उनका भी त्यागपत्र राष्ट्रपति जी की तरह ही चौंकाने वाला हुआ, लेकिन वह सरकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा से रहे और उसके बाद भी उनको जिम्मेदारियां देती गई सरकार जो है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, संघ को समझना शायद 400 खबरिया चैनलों के लिए मुश्किल हो रहा है, पूरे विपक्ष के 40 दलों को समझना मुश्किल हो रहा है। तो हम आप दो लोग अगर इस पर चर्चा करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो शायद बेईमानी होगी। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ गणित हो, कुछ कैलकुलेशन हो, जिसके बारे में हमें आपको अभी आने वाले 2-4 दिन में पता चले, क्योंकि अब हमारे पॉइंट में ये बात तो आ गई कि राष्ट्रपति जी ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। एक नए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है या तलाश कर चुकी होगी, दोनों ही स्थिति है। और हो सकता है उस व्यक्ति को तलाश करने के बाद ही यह त्यागपत्र वाला कार्य शुरू हुआ हो। इस पे हम एक कयास लगा सकते हैं, क्योंकि बिना किसी तैयारी के भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती। और एक चीज और मैं बता दूं राकेश जी, मैं थोड़ा, हो सकता है मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र नाराज हो जाएं, लेकिन पार्टी एक कारपोरेट की तरह काम करती है। कारपोरेट का गोल होता है कि अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़े, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का गोल होता है कि अपनी पार्टी का काम कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र का काम कैसे बढ़े, राष्ट्र का बिजनेस कैसे बढ़े, राष्ट्र का सम्मान कैसे बढ़े। और इस चीज के लिए वो किसी लेवल तक जा सकते हैं। अब कारपोरेट में जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपका पहले क्रीडेंशियल चेक किया जाता है कि आदमी जो है मुकदमेबाज तो नहीं है, ये आदमी एक बार कहने पे तुरंत रिजाइन दे देगा कि नहीं दे देगा। आप जानते हैं कानूनी प्रोविजन है कि 90 दिन का नोटिस देना होता है मैनेजमेंट को, लेकिन इस तरह की नोटिस वोटिस नहीं, सीधे कारपोरेट धीरे से कहता है भाई साहब अब आप रेजिग्नेशन दे दीजिए और चले जाइए। और आदमी अगर रेजिग्नेशन दे देता है तो उसकी प्रोफाइल अगली जगह जॉब के लिए भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि माना जाता है कि जब मैनेजमेंट चाहेगा वो बाहर कर देगा और वो इज्जत से चला जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे में नहीं जाएगा। तो जब कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी किसी को देती है तो एक अनुशासित व्यक्ति की तलाश करती है। वह अनुशासित व्यक्ति मीडिया में मुंह नहीं खोलता है, वह अनुशासित व्यक्ति कभी अपने पर्सनल ईगोज को मीडिया में आकर के नहीं बोलता है। जैसे एक राज्यपाल थे एक राज्य में और फिर अब उनके खिलाफ ईडी सीबीआई भी लग गई है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका जो है। तो ऐसे उपराज्यपाल भी हुए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बाद में उन्होंने उस अनुशासन का पालन नहीं किया। तो अनुशासन में रह करके इस संगठन में कोई भी जुड़ता है। तो अगर उपराष्ट्रपति जी का
रेजिग्नेशन आया, हमें आपको लग रहा हो कि स्वास्थ्य कारण हो, हमें आपको लग रहा हो कि हो सकता है कि उनकी कोई नाराजगी हो, लेकिन एक कारण यह भी हो सकता है कि अनुशासन में उन्हें इस तरह का कहा गया हो कि आप रेजिग्नेशन दीजिए। मैं आपने जो कहा, लेकिन वो पार्टी में चलता है। ये सभापति हैं राज्यसभा के और देश के उपराष्ट्रपति। अगर कोई पार्टी, ये बात ठीक है कि हम सब जानते हैं कि पार्टी के भीतर थे पद के पहले, और पार्टी ने इसीलिए उनको गवर्नर बनाया था बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दिला के उसके बाद उपराष्ट्रपति बनाया। तो उन्होंने जब बंगाल के गवर्नर पद से इनका इस्तीफा दिलवाया, तो उन्हें एक अगला मुकाम था उनका कि उनको उपराष्ट्रपति बनवाना है, तब तो पता था। लेकिन आज ये पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो विपक्ष का नोटिस आया है, जज साहब हैं वर्मा जी, जो उनका उन पर महाअभियोग चलाने के लिए जो नोटिस आया विपक्ष का, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है यही उनकी खता मानी गई? क्योंकि राजनाथ सिंह के कमरे में बाद में प्लेन पेपर पे हस्ताक्षर भी कराए गए सारे बीजेपी एमपी के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्रेडिट तो ले गई विपक्ष, महाभियोग का क्रेडिट विपक्ष ले गई। आप सत्ता में थे, आप नहीं कर पाए, तो ये तो फ्लोर मैनेजमेंट हुआ ना। मैं एक बात कह रहा हूँ संदीप जी, लोकसभा का भी राज्यसभा की का भी फ्लोर मैनेजमेंट होता है, एक फ्लोर मैनेजर होता है। हमारे समय में जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था, तो मुझे ध्यान है प्रमोद महाजन करते थे फ्लोर मैनेजमेंट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता था, लेकिन प्रमोद महाजन फ्लोर मैनेजमेंट करते थे। कौन क्या बोलेगा, कौन चुप हो जाएगा, कौन बैठेगा, कौन किसे कब बोलना है, वो इशारा समझते थे बड़े नेताओं का, और वो ये करते थे। तो या तो पार्टी इतनी अलर्ट नहीं रही कि उसने पहले से नोटिस नहीं दिया, तो इतना सब तो पता रहता है। तो इसका ठीकरा क्या उपराष्ट्रपति पर फोड़ने की तैयारी थी कि भैया आपकी वजह से आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, आपको हमारा वाला एक्सेप्ट करना चाहिए था? कुछ ये भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से तो एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि यह सरकार जानबूझ करके इसको बनाना चाहती थी कि यह सरकार का मोशन है ही नहीं। संवैधानिक प्रावधान में जो प्रिविलेज है वह सरकार का प्रिविलेज नहीं है। दिस इज नॉट प्रोरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव, दिस इज द प्रोरोगेटिव ऑफ लेजिस्लेचर। यह लोकसभा का और राज्यसभा का, या कहें संसद का विशेषाधिकार है कि जब किसी राष्ट्रपति को, संसद को लगता है कि कोई भी न्यायाधीश अपने कार्य में अक्षम हो गया है या मिसबिहेवियर का दोषी है, तो उस पर जो है वह मोशन लाए। और इसीलिए आपने इसको ये मत कहिए कि इसको विपक्ष ले गया। बिना विपक्ष के और सत्ता पक्ष के मिलके अगर यह कहा जाएगा कि अब एनडीए का मोशन है, तो शायद यह फेल कर जाएगा, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है कि इसको जो है सदन का प्रोरोगेटिव माना जाएगा। सदन और जब सदन का माना जाता तो इसलिए यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम आप जो चीज पे गौर नहीं कर पा रहे हैं, हमने देखा है कि मुखर होकर के उपराष्ट्रपति जी ने, चाहे धनखड़ जी का जस्टिस वर्मा का मामला रहा हो, या फिर राष्ट्रपति जी को आदेश देने का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा हो जस्टिस परदीवाला का, इन सभी पर, या फिर कोचिंग संस्थाओं को, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सरकार का मतलब एक तरह से कहें खुल करके उन्होंने जो है इन सब मुद्दों का विरोध किया और कहा कि भाई यह चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्वीकार हो गया है, लेकिन हम आप असली कहानी नहीं जान रहे हैं। हमने जब कहा ना कि कारपोरेट, और आप कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए एक सच्चाई हमें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज देश की चाहे संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवहार कोई भी अंग हो, उसके केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे महाभारत में सारी कहानी कृष्ण और भीष्म पितामह के इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही भारत की राजनीतिक बात अगर हम करें तो दो व्यक्ति हैं, एक माननीय सरसंघ चालक जी हैं और दूसरे प्रधानमंत्री जी खुद हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी लेना शुरू किया।
मैं इस बात से कह रहा हूं, आपको ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो सारे संस्थान आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी ना ले तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति जी सबसे बड़े हैं, राष्ट्रपति जी के बाद प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति जी हैं। लेकिन व्यवहारिकता यह है कि आज हर निर्णय देश में, कोई भी निर्णय बिना प्रधानमंत्री के नहीं होता है, चाहे पद कितना भी बड़ा हो और चाहे पद कितना भी छोटा हो, खासकर बशर्ते कि राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। और जब राष्ट्रीय महत्व के पद की अपॉइंटमेंट हो में प्रधानमंत्री जी की सक्रिय भूमिका होगी तो शायद विदाई में न हो, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। आज सुबह एक वरिष्ठ सांसद से मेरी बात हो रही थी, जो मैं नाम नहीं लूंगा, एनडीए में। उसका कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से हुआ है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की ओर से कोई बात हुई है, उससे नाराज होके हुआ है, या राष्ट्रपति के काम से, सभापति के काम से अगर नाराज होकर ऐसा कुछ हुआ है, तो ये बीजेपी के ह्रास की, मतलब उनके डाउनफॉल की पहली सीढ़ी है। इसे कैसे देखते हैं आप? मैं नाम नहीं बता रहा हूं उन साहब का, तो वो लेना ठीक नहीं है नाम। देखिए, दर्शकों के सामने नाम लेना व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि आने वाली सूचनाएं, हमारे जो सूत्र होते हैं एक तरह से कहें, उनका अगर हम खुलासा करते चलेंगे तो फिर वो सूत्र संकट में आ जाते हैं। तो सूत्र को संकट में नहीं डालना चाहिए। हमारा आपका एक तरह से काम है कि किसी तरह जनता तक सच्चाई पहुंचे और खबरों के पीछे क्या बात है वह पहुंचे। यहाँ पर एक चीज समझिए कि दो मुद्दे इस समय सबसे प्रखर होकर के सामने आ रहे हैं। एक बिहार में चल रहा है एसआईआर, और दूसरा उसके तुरंत बाद होना है बिहार में चुनाव। फिर एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे की भी तलाश हमें बिहार में करनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है हमें करना है, तो हमें मतलब एनडीए की बात मैं कर रहा हूं या बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक नए चेहरे की भी तलाश करनी है जो अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सके। इसलिए बहुत सारे समीकरण जो है सेट होने हैं, जो दाहिने बाएं ऊपर नीचे किया जाएगा, जो हमारी आपकी समझ से परे है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वह समझना जो है। क्या संदीप जी आप इशारा कर रहे हैं कि नीतीश को अगला उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, और वहां पर बनाने के लिए जाड़ों में जब इलेक्शन होंगे तब, क्या आप इशारा कर रहे हैं? एक देखिए, मैं इसमें इशारा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भले कई बार गए हों, लेकिन उस समय से साथी हैं जब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते थे कि यह कम्युनल पार्टी है, यह मंदिर की राजनीति करती है, हिंदुओं वो की तो राजनीति। वाजपेयी जी के मिनिस्ट्री में वो रेलवे मंत्री भी रहे। अगर वाजपेयी जी, आडवाणी जी और शिवसेना के अपने बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे, तब से नीतीश जी अगर एनडीए के हिस्सा हैं, तो इसमें यह बात तो हमें माननी पड़ी है कि एक गहरा विश्वास इन लोगों के बीच है, जिसके चलते नीतीश जी पर थोड़ी देर के लिए हम आप एक बार भरोसा कर सकते हैं कि हो सकता है उन्हें उपराष्ट्रपति जैसी जिम्मेदारी दी जा सके। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक कारण और भी है। संदीप जी, मैं ये कह रहा था, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी मजेदार बात है। बात यह है कि स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य तो नीतीश जी का भी खराबी है, आप सब जानते हैं। स्वास्थ्य नीतीश जी का खराब है, स्वास्थ्य शरद पवार जी का खराब है। अगर तीनों में तुलना करेंगे तो सबसे अच्छा स्वास्थ्य तो हमारे धनखड़ साहब का ही है। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी है राज्यसभा की कार्यवाही संचालित करना है, इसके लिए व्यक्ति का नियम कानून टू द पॉइंट और दिमाग का बहुत ही एक्टिव होना जरूरी है। अगर उसे संसदीय रूल्स नहीं पता है, संसद की कार्यवाही के नियम उस समय तत्काल दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष हो सकता है नियमों का हवाला दे करके उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे, और ऐसा हम सदन की कार्यवाही में देखते भी हैं। तो आप रूल आउट कर रहे हैं कि को तो उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता, ये वाली थ्योरी बेकार है? अभी दो नाम जो फ्लश किए थे, एक शरद पवार जी का और नीतीश बाबू का, दोनों ही
पद लोग पर मुझे नहीं लगता है कि ये नाम आने चाहिए। कोई सक्रिय व्यक्ति ही आएगा और जिसको सदन की अच्छी खासी जानकारी हो, सदन के कार्यों की अच्छी खासी जानकारी हो, उसे ही उपराष्ट्रपति जैसे पद पर लाया जाएगा। क्योंकि एक चीज बता दूं, बहुत बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट इस समय होना है। आपने फ्लोर मैनेजमेंट हाँ, की बात की, जी, राज्यसभा में उपसभापति, राज्यसभा के सभापति का रोल इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, उस पर चर्चा होगी, तो अगर एक राष्ट्र उपराष्ट्रपति ऐसा हो जो इस चीज को सही तरीके से अगर मैनेज करने में विफल रहता है, तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत होगी। और आपने देखा है कि विपक्ष इस मामले में, जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार के साथ खड़ा हुआ है, या ये कहीं आपने कह दिया कि विपक्ष क्रेडिट ले गया। तो जब विपक्ष का टकराव उपराष्ट्रपति जी के साथ लगातार रहा है, आज हो सकता है रिजिग्नेशन के बाद से सबके सुर बदल गए हों, लेकिन लगातार उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती थी सदन के अंदर कि जिस उपराष्ट्रपति के ऊपर आप आरोप लगाते थे कि वो पक्षपात करते हैं, और उन्हीं का साथ लेकर के आपको जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करनी है, तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे की तलाश थी। शायद हमने आपका इशारा कर दिया किरण रिजिजू साहब की बात जो है, तो एक ऐसे व्यक्ति को यहां पर बैठाने की आवश्यकता थी जो विपक्ष के लिए भी प्रिय हो, विपक्ष के लिए भी माननीय हो। और जब तक माननीय नहीं बैठाया जाएगा, एक सुर में संसद से मैसेज नहीं जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं गलत भी हो एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही 100%, क्योंकि मोदी जी 1% भी चूक नहीं करते हैं, 400% वाली वो तैयारी रखते हैं। तो यहां पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कल को कोई बात आए तो सदन के अंदर से, खासकर राज्यसभा हमारी कमजोर कड़ी है, तो उस कमजोर कड़ी पे जो है कहीं से हमारे लिए समस्या पैदा हो। विपक्ष को पूरी तरह से विन विन सिचुएशन के साथ वो राज्यसभा में खड़ा करना चाहते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ। संदीप जी, बड़ी पता देखिए, कल्याण बनर्जी जिसने उल्टा सुल्टा कितनी कितनी गलत बातें कही थी सभापति के लिए, जगदीप धनखड़ जी के लिए, आज उनका बाइट सुन रहा था, वो बहुत दुखी हूँ, क्यों हो गया, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, वो तो राजनीति कितनी निर्दयी होती है। राकेश जी देखिए, कुछ लोगों को पहले आडवाणी जी कम्युनल लगते थे, फिर आडवाणी जी अच्छे लगने लगे, फिर मोदी जी हाँ, कम्युनल लगते थे, फिर मोदी जी अच्छे लगने लगे, अब योगी जी कम्युनल लग रहे हैं। हाँ, अगर हो सकता है कल को प्रधानमंत्री की गद्दी पर हमारे योगी महाराज बैठे, तो कुछ दिन बाद उनके लिए भी 5 साल 7 साल 10 साल बीतने के बाद लोग कहें योगी जी तो बहुत संत आदमी है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये चलता रहता है राजनीति में, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सबके इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से ही सारे लोग गवर्न होते हैं। जब उनका इंटरेस्ट पूरा होता है तो सारी बातें अच्छी है, नहीं तो अगर इंटरेस्ट की बात नहीं होती तो उद्धव बाबू ठाकरे जो है आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, शायद वो कहीं से भी सीधे 180 डिग्री का कंट्रास्ट है बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के विरुद्ध जो है। आपने तो आ, आज की बहस में आपने एक बात शुरू में कही थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपनी बहसों में अक्सर एक बात कोई या दो बात पकड़ लेता हूँ। आपने कहा था कि जो राजनीति होती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें वो बहुत निर्दयी होती है, और उसमें करना है तो करना है, उसमें चाहे जिसका बलिदान हो, जिसकी हत्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होता है। हालांकि वो पार्टी की राजनीति है, और जब पार्टी का आदमी किसी देश के पद पर, संवैधानिक पद पर बैठ जाता है, तब तो वो उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है आमतौर पर कि वो पार्टी के हिसाब से चलेगा। खैर, इस्तीफा जो दिया था वो मंजूर हो गया है, खबर आ चुकी है, और उनकी जगह अब किसका चुनाव होगा, एक तो ये आगे वाली खबर आनी बाकी है। पर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, किससे नाराजगी में दिया, नाराजगी में तो दिया ये तो पक्का है, लेकिन किससे नाराजगी में दिया, ये आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है इसका खुलासा हो। आप आए हमारे स्टूडियो में, और बहुत सारी बातों पर आपने अपनी हिसाब से रोशनी डाली, और हमारे दर्शकों को, मुझे आई एम श्योर कि उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होंगी जो संसद में और पार्टी के भीतर की राजनीति में होती हैं, और उन लोगों को नहीं पता चल पाती।
बहुत-बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ डिस्कशन के लिए आए। आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा उनसे निवेदन है कि अगर कोई बात आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएँ, जिससे कि हम उसमें बिल्कुल, फिर से उसको शामिल करें जो है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। हम भी एनलाइटन हों, बिल्कुल सही बात।